Welcome to Manzil with Ansari. We're going to explore this timeline together, starting right here at the beginning. आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत करते हैं और सच मानिए आज का जो विषय है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं कुछ बहुत ही विस्तृत और शानदार नोट्स और स्लाइड्स हैं। ये सब ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री के 3D आकारों और हमारी स्थानिक समझ पर आधारित हैं। बिल्कुल। और अक्सर जब हम ज्योमेट्री शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर खींची गई उलझी हुई रेखाएं और रटने वाले अनगिनत सूत्र आने लगते हैं, है ना? एकदम सही कहा। खास तौर पे अगर बात KVS, PRT और TET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की हो तो ये विषय थोड़ा भारी लगने लगता है। लेकिन आज हमारा मुख्य उद्देश्य इन नोट्स से उन महत्वपूर्ण जानकारियों और शॉर्टकट्स को निकालना है जो न केवल परीक्षा के लिए उपयोगी हैं बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया भी पूरी तरह से बदल देंगे। लेते हैं। लेकिन आज हम इसे सीधे वास्तुकला, इंजीनियरिंग और हमारे रोजमर्रा के व्यवहारिक जीवन से जोड़कर देखेंगे। बिल्कुल। चलिए वास्तुकला की नींव और कुछ बुनियादी परिभाषाओं से ही शुरू करते हैं। हाँ, इन नोट्स में सबसे पहले एकदम असली दुनिया के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि दिल्ली का मशहूर कुतुब मीनार और एक साधारण सी झोपड़ी। जब कुतुब मीनार को देखा जाता है तो वो सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है। सही कहा। ज्यामितीय नजरिए से वो असल में बेलन यानी सिलेंडर्स और छिन्नक का एक संयोजन है। अब बेलन तो समझ में आता है, लेकिन ये छिन्नक जिसे अंग्रेजी में फ्रस्टम कहते हैं, ये क्या है? ये शब्द सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। छिन्नक या फ्रस्टम को समझना बहुत आसान है। बस एक शंक्वाकार चीज यानी कोन की कल्पना कीजिए, जैसे कि जन्मन की टोपी होती है। हाँ, वो तिकोनी वाली टोपी। बिल्कुल। अब अगर उस टोपी के ऊपर के नुकीले हिस्से को सीधा काटकर हटा दिया जाए तो जो हिस्सा बचता है उसे छिन्नक कहते हैं। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली बाल्टी या टेबल लैंप का शेड इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ओह, तो बाल्टी असल में एक उल्टा छिन्नक है। ये तो बहुत ही शानदार विजुअल है ना? तो कुतुब मीनार की वास्तुकला में इन्हीं बेलनाकार और छिन्नक आकारों को एक के ऊपर एक रखा गया है। और अगर हम एक साधारण झोपड़ी की बात करें तो उसका निचला हिस्सा एक बेलनाकार आधार होता है और उसके ऊपर की छत एक शंक्वाकार यानी कोनिकल आकार की होती है, बिल्कुल एक तंबू की तरह। हाँ, ज्योमेट्री सच में हर जगह है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि दुनिया की कोई भी जटिल 3D इमारत या आकृति क्यों न हो, उसे 3 बहुत ही मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है। हाँ, ज्योमेट्री की पूरी इमारत इन्हीं 3 पिलर्स पर खड़ी है, फलक, किनारे और शीर्ष या कोने। बिल्कुल। अगर हम इसे थोड़ा और स्पष्ट करें तो फलक, जिसे फेसेस कहते हैं, किसी भी आकार की समतल या वक्र सतहें होती हैं। जिस हिस्से पर हाथ फेरा जा सकता है वो फलक है। और किनारे यानी एजेस, वे सीधी रेखाएं होती हैं जहां 2 फलक आकर आपस में मिलते हैं। एकदम सही। और अंत में शीर्ष, जिसे वर्टिसेस कहते हैं, वे नुकीले बिंदु या कोने होते हैं जहां 3 या उससे अधिक किनारे एक साथ आकर जुड़ते हैं। अगर इन 3 चीजों को पहचानना आ गया तो किसी भी 3D आकार का विश्लेषण करना बेहद आसान हो जाता है। मुझे याद है परीक्षा के समय इन तीनों शब्दों में बहुत कंफ्यूजन होता था, लेकिन हमारे नोट्स में इसे याद रखने के लिए एक बहुत ही शानदार रैंक बूस्टर शॉर्टकट दिया गया है। हाँ, वो शॉर्टकट बहुत काम का है। F का मतलब है फ्लैट एरिया यानी समतल क्षेत्र, E का मतलब है एजेस या रेखाएं और V का मतलब है वर्टिसेस यानी नुकीले बिंदु। ये शॉर्टकट दिमाग में एकदम बैठ जाता है। F से फ्लैट, E से रेखाएं, V से नुकीले बिंदु। अब अगर हम इन आकृतियों के खेल को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो बात आती है 3D आकृतियों के सबसे बुनियादी सदस्यों की, घन और घनाभ यानी क्यूब्स और क्यूबॉइड्स। घन में 6 बिल्कुल समान वर्गाकार फलक होते हैं, जैसे बर्फ का टुकड़ा या लूडो का पासा। जबकि घनाभ में आयताकार फलक होते हैं, जैसे जूतों का डिब्बा या एक ईंट। ध्यान देने वाली बात यह है कि आकार चाहे घन हो या घनाभ, दोनों की मूल संरचना एक ही होती है। दोनों में ही 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। और जब हम घन की बात कर ही रहे हैं तो इन अध्ययन सामग्री में एक मानक पासे यानी स्टैंडर्ड डाई का जिक्र है, जो लूडो खेलने में इस्तेमाल होता है। ये एक ऐसा आहा मोमेंट है जो सामान्य रूप से ध्यान में नहीं आता और परीक्षा में सीधे सवाल के रूप में आ जाता है।
एक मानक पासे का एक बहुत ही रोचक तार्किक सत्य ये है कि उसके विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होता है। विपरीत फलकों का योग 7। मतलब अगर पासे के ऊपरी तरफ एक बिंदु है तो उसके ठीक नीचे वाले फलक पर 6 बिंदु होंगे। बिल्कुल सही। 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4। इन सभी का जोड़ हमेशा 7 ही आएगा। ये लूडो के पासे का एक सार्वभौमिक नियम है। ये तो बहुत ही कमाल की जानकारी है और इसमें सबसे दिलचस्प बात ये बताई गई है कि अगर पासे को किसी भी एक कोण से देखा जाए तो विपरीत फलकों को एक साथ कभी नहीं देखा जा सकता। एकदम सही पकड़े हैं आप। मतलब अगर किसी तस्वीर या परीक्षा के प्रश्न में एक पासा दिखाया गया है और उसमें 3 और 4 एक ही समय में एक दूसरे को छूते हुए अगल-बगल दिखाई दे रहे हैं, तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि वो कोई मानक पासा नहीं है बल्कि एक साधारण या गलत पासा है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली तार्किक हैक है। कई बार रीजनिंग के सवालों में 3-4 पासों की आकृतियां दे दी जाती हैं और पूछा जाता है कि इनमें से मानक पासा कौन सा है। अगर विपरीत फलकों का योग 7 होने का ये नियम पता है तो ऐसे सवाल सेकंडों में हल हो जाते हैं। बिल्कुल। चलिए अब इसी 3D खेल में कुछ और आकारों को जोड़ते हैं। बेलन, गोला और शंकु, यानी सिलेंडर, स्फेयर और कोन। इन आकृतियों की गति को लेकर एक बहुत ही मजेदार अंतर समझाया गया है। लुढ़कना और खिसकना, रोलिंग और स्लाइडिंग। जाहिर सी बात है कि जिन चीजों का आधार समतल होता है, जैसे एक घनाभ या बॉक्स, वो खिसकती हैं, लेकिन जिनकी सतह वक्र यानी घुमावदार होती हैं, वे लुढ़कती हैं। और एक बेलन दोनों कर सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कैसे रखा गया है। इस बिंदु को अगर हम परीक्षा के नजरिए से देखें तो यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, जहाँ अक्सर अच्छे लोग गलती कर बैठते हैं। वो क्या है? अक्सर लोग बेलन और गोले की आकृतियों को देखकर उनके किनारों की गिनती में भ्रमित हो जाते हैं। अगर कभी यह पूछा जाए कि एक बेलन या गोले में सीधे किनारे कितने होते हैं, तो इसका उत्तर हमेशा 0 होता है। 0। लेकिन एक बेलन के ऊपर और नीचे तो किनारे होते हैं ना, जहां उसका घुमावदार हिस्सा उसके समतल आधार से मिलता है। किनारे होते हैं, लेकिन वे सीधे नहीं होते। वे वृत्ताकार या घुमावदार किनारे होते हैं। ज्योमेट्री में स्ट्रेट एज का मतलब एक बिल्कुल सीधी रेखा है, जैसे पैमाने या रूलर की रेखा। और एक गोले में तो कोई किनारा होता ही नहीं है, वो एक सतत वक्र सतह है। इसलिए जब भी सीधे किनारे शब्द आए तो बेलन, गोले और शंकु के लिए उत्तर हमेशा 0 होगा। ये एक ऐसा जाल है जो अक्सर परीक्षाओं में बिछाया जाता है। ये स्पष्टीकरण बहुत ही जरूरी था। और गलतियों और जाल से याद आया, ज्योमेट्री में एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मुझे लगता है कि ये दुविधा हर किसी को कभी न कभी होती है। आप प्रिज्म और पिरामिड की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। प्रिज्म बनाम पिरामिड, अक्सर इन दोनों के बीच का अंतर बहुत धुंधला हो जाता है। आम धारणा यह है कि कोई भी तिकोनी या नुकीली दिखने वाली चीज पिरामिड होती है। तो आखिर इन दोनों में तकनीकी और असली अंतर क्या है? इस दुविधा को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए हमें केवल कुछ सटीक कीवर्ड्स पर ध्यान देना होगा जो नोट्स में बहुत स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। सबसे पहले प्रिज्म की बात करते हैं। ठीक है। अगर किसी 3D आकृति में ऊपर और नीचे समान समानांतर आधार हैं, यानी पैरेलल बेसिस, और उसके अगल बगल के पार्श्व फलक आयताकार हैं, तो वो निश्चित रूप से एक प्रिज्म है। समान समानांतर आधार, क्या हम इसे किसी रोजमर्रा की चीज से समझ सकते हैं? बिल्कुल। टॉब्लरोन चॉकलेट के बार की कल्पना कीजिए। टॉब्लरोन चॉकलेट का आगे का हिस्सा एक त्रिभुज होता है और पीछे का हिस्सा भी बिल्कुल वैसा ही त्रिभुज होता है। हाँ, वो तिकोना डिब्बा। ये दोनों समान समानांतर आधार हैं और इन दोनों त्रिभुजों को जोड़ने वाली जो लंबी दीवारें हैं वे आयत के आकार की होती हैं। क्योंकि इसका आकार शुरू से अंत तक एक समान रहता है, ये एक त्रिकोणीय प्रिज्म है। और पिरामिड के मामले में क्या होता है? दूसरी ओर अगर आकृति का केवल एक ही आधार है, उसके पार्श्व फलक त्रिभुजाकार है और वे सभी ऊपर जाकर एक ही बिंदु पर मिलते हैं, यानी एक शीर्ष या एपेक्स बनाते हैं, तो वो पिरामिड है। मिस्र के पिरामिड इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। उनका आधार चौकोर है, लेकिन सारी दीवारें तिकोनी होकर ऊपर एक नुकीले बिंदु पर मिल जाती हैं। ये बहुत ही स्पष्ट और शानदार तरीका है। अगर चीज नीचे से ऊपर तक एक जैसी चौड़ी है, जैसे टॉब्लरोन चॉकलेट, तो वो प्रिज्म है। और अगर वो नीचे चौड़ी है और ऊपर जाकर एक नुकीले तंबू की तरह खत्म हो जाती है, तो वो पिरामिड है। इस विजुअल के बाद त्रिकोणीय प्रिज्म को पिरामिड समझने की जो आम गलती होती है, वो शायद ही कभी होगी। ये विजुअलाइजेशन ही स्थानिक समझ का मुख्य हिस्सा है। अब यहाँ से हम उस विषय की ओर बढ़ते हैं जिसे पढ़ते ही मुझे लगा जैसे गणित में कोई जादू हो रहा हो।
हम बात कर रहे हैं यूलर के सूत्र की। यूलर्स फॉर्मूला F + V - E = 2। फलक और शीर्ष को जोड़कर उसमें से किनारे घटा दें तो उत्तर 2 आता है। देखने में ये बस कुछ अक्षरों का गणित लगता है, लेकिन ये असल में 3D आकृतियों का एक बहुत गहरा रहस्य है। ये सूत्र 3D बहुफलकों की संरचना का मूल सिद्धांत है। इसे सिद्ध करने के लिए चलिए उसी घन का उदाहरण लेते हैं जिसकी हमने पहले बात की थी। एक घन में 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं। अब यूलर के सूत्र में इन संख्याओं को रखें। 6 और 8 को जोड़ने पर 14 मिलता है, और जब हम 14 में से 12 घटाते हैं तो उत्तर आता है 2। ये केवल घन के लिए नहीं है, ये सूत्र किसी भी बहुफलक जैसे वर्गाकार पिरामिड, त्रिकोणीय प्रिज्म या किसी भी अन्य सीधे किनारों वाली 3D आकृति पर एकदम सही बैठता है। ये सच में जादुई है, और यहीं पर वो परीक्षा का सबसे बड़ा शॉर्टकट या कहें रैंक बूस्टर मोमेंट आता है। नोट्स में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि किसी भी समतल फलक वाले आकार के लिए F + V - E का मान पूछा जाए तो फलक, शीर्ष या किनारे गिनने में अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए। एकदम सही, कोई गणना करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसका उत्तर हमेशा 2 ही होगा। परीक्षा के दबाव में ये शॉर्टकट बहुत सारा समय बचा सकता है। हाँ, लेकिन इस शॉर्टकट के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी भी जुड़ी हुई है, जिसे नजरअंदाज करने पर नंबर कट सकते हैं। वो चेतावनी ये है कि यूलर का ये जादुई नियम केवल और केवल बहुफलकों यानी पॉलीहेड्रन्स पर लागू होता है। बहुफलक का मतलब है ऐसी आकृतियां जिनके केवल समतल फलक होते हैं। रुकिए, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सूत्र एक फुटबॉल या टिन के डिब्बे पर काम नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। ये सूत्र बेलन, शंकु या गोले जैसी वक्र आकृतियों पर काम नहीं करता। तकनीकी रूप से वक्र सतह वाली चीजें बहुफलकों की श्रेणी में आती ही नहीं है। इसलिए यूलर का ये नियम केवल उन आकृतियों के लिए है जिनमें फ्लैट सतह हैं और सीधी रेखाएं होती हैं। ये भेद समझना परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक बहुत ही जरूरी स्पष्टीकरण है। चलिए अब इस 3D दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि 3D आकारों को 2D में कैसे बदला जाता है। इस ट्रांजिशन वाले हिस्से में आकारों का जाल यानी नेट्स पर बात की गई है। अगर एक 3D बॉक्स, मान लीजिए एक गत्ते के डिब्बे को खोलकर पूरी तरह से जमीन पर चपटा कर दिया जाए तो वो एक 2D जाल बन जाता है। इस जाल से वापस 3D डिब्बा बनाने को लेकर एक बहुत ही काम का नियम बताया गया है कि एक घन के जाल में एक वर्ग को छोड़कर आने वाला अगला वर्ग हमेशा उसका विपरीत फलक बनाता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि जब हम उस 2D जाल को वापस मोड़कर एक डिब्बा बनाते हैं तो बीच का हिस्सा एक दीवार बन जाता है और उसके दोनों तरफ के हिस्से आमने सामने आ जाते हैं। इसलिए एक छोड़कर एक वाला नियम हमेशा काम करता है। इसके साथ ही नोट्स में छिपे हुए ब्लॉक्स को गिनने की भी एक बेहतरीन तार्किक तकनीक दी गई है। अक्सर परीक्षाओं में ऐसे चित्र आते हैं जहां बहुत सारे ब्लॉक्स एक के ऊपर एक रखे होते हैं, एक सीढ़ी या पिरामिड की तरह, और कुल ब्लॉक्स की संख्या पूछी जाती है। और इसमें लोग अक्सर केवल उन्हीं ब्लॉक्स को गिन लेते हैं जो सामने से दिखाई दे रहे होते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। छिपे हुए ब्लॉक्स को गिनने का नियम पूरी तरह से गुरुत्वाकर्षण के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। ब्लॉक्स हवा में तो तैर नहीं सकते। अगर कोई ब्लॉक तीसरी मंजिल या तीसरी परत में दिखाई दे रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसके ठीक नीचे पहली और दूसरी परत में ब्लॉक्स मौजूद हैं जो उसे सहारा दे रहे हैं, भले ही वे चित्र में दिखाई न दे रहे हों। इसलिए ब्लॉक्स को हमेशा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर एक स्तंभ के रूप में गिनना चाहिए। एकदम तार्किक। अब इसी 2D आकारों से जुड़ा एक और इंजीनियरिंग का तथ्य है जिसने सच में हैरान कर दिया, आकारों की कठोरता या रिजिडिटी। इसे समझाने के लिए एक स्क्यू टेस्ट का उदाहरण दिया गया है। नोट्स के अनुसार अगर हमारे पास एक आयत का ढांचा है, मान लीजिए 4 लकड़ियों को जोड़कर बनाया गया एक फ्रेम, और उसे एक कोने से जोर से धक्का दिया जाए तो वो पिचककर एक समानांतर चतुर्भुज बन जाएगा, यानी पैरेललोग्राम बन जाएगा। उसी तरह अगर एक वर्ग के ढांचे को धक्का दिया जाए तो वो टेढ़ा होकर एक समचतुर्भुज यानी काजू कतली के आकार का बन जाता है। और यहीं पर त्रिभुज यानी ट्रायंगल का असली महत्व और उसकी ताकत सामने आती है। अगर 3 लकड़ियों से एक त्रिभुज का ढांचा बनाया जाए और उसे कोने से धक्का दिया जाए तो वो अपना आकार बिल्कुल नहीं बदलेगा। वो न तो पिचकेगा और न ही टेढ़ा होगा। ज्यामिति में त्रिभुज सबसे कठोर और स्थिर आकार है। ये सच में हैरान करने वाला है।
तो क्या यही कारण है कि अगर हम दुनिया भर के बड़े बड़े पुलों, टेलीफोन टावरों या निर्माण स्थलों पर लगी विशाल क्रेन की संरचनाओं को ध्यान से देखें तो वे हमेशा अनगिनत त्रिभुजों के जाल से मिलकर बने होते हैं? एकदम सही। सिविल इंजीनियरिंग और वास्तुकला में एक संरचना केवल तभी पूरी तरह से स्थिर मानी जाती है जब वह त्रिभुजों के संयोजन से बनी हो। अगर कोई चौकोर ढांचा बनाना भी हो तो इंजीनियर उसके बीच में एक विकर्ण रेखा डालकर उसे 2 त्रिभुजों में बांट देते हैं ताकि वो हवा या वजन से गिरे नहीं। 2D ज्यामिति का ये सरल सा नियम हमारी 3D दुनिया के सबसे विशाल और भारी भरकम ढांचों को गिरने से बचाता है। ये एक ऐसा आहा मोमेंट है जो हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया बदल देता है। अब चूंकि हम 2D आकारों पर बात कर ही रहे हैं तो कोण और वृत्त के बारे में भी बहुत अच्छा विवरण दिया गया है। कोणों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा गया है। 90 डिग्री से कम वाले न्यून कोण जो काफी तीखे दिखते हैं, ठीक 90 डिग्री वाले समकोण जो अंग्रेजी के L अक्षर जैसे होते हैं, और 90 से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम वाले अधिक कोण जो काफी फैले हुए होते हैं। इसके साथ ही मुझे एक सूत्र मिला जिसने मुझे थोड़ा डरा दिया था। वो कौन सा सूत्र है? किसी भी बहुभुज के कुल आंतरिक कोणों का योग निकालने का सूत्र है n-2 गुणा 180 डिग्री, जहां n किनारों की संख्या है। ईमानदारी से कहूं तो ऐसे ही सूत्रों की वजह से लोग ज्योमेट्री से भागते हैं। सूत्र देखकर डरना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम इसके पीछे का तर्क समझ लें तो इसे रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सूत्र को डिकोड करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक वर्ग है। वर्ग में 4 किनारे होते हैं। अगर हम उसके एक कोने से विपरीत कोने तक एक रेखा खींचें तो वह वर्ग 2 त्रिभुजों में बंट जाएगा। सही। हाँ, एक वर्ग के बीच में लाइन खींचने पर 2 त्रिभुज बन जाते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चूंकि वर्ग में 2 त्रिभुज बन गए तो कुल योग हुआ 2 गुणा 180 यानी 360 डिग्री। ये जो सूत्र में n-2 है वो असल में यही बताता है कि किसी भी आकार के अंदर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल। n का मतलब है किनारों की संख्या। वर्ग के लिए n 4 है तो 4 - 2 बराबर 2 त्रिभुज। अगर 5 किनारों वाला पंचभुज है तो 5 - 2 बराबर 3 त्रिभुज बनेंगे और कुल कोण 3 गुणा 180 होगा। बस इतनी सी बात है। ओह, तो ये सूत्र असल में आकार को त्रिभुजों में बांटने का एक तरीका है। ये जानकर तो ये सूत्र बिल्कुल भी डरावना नहीं लगता। ये तो बहुत ही तार्किक है। और वृत्तों को लेकर भी कुछ बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट की गई हैं। एक वृत्त में सबसे जरूरी है व्यास और त्रिज्या का संबंध। व्यास वो सबसे लंबी सीधी रेखा है जो वृत्त के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है और बिल्कुल केंद्र से होकर गुजरती है। इसे एक कागज के वृत्त से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। अगर एक गोलाकार कागज को बिल्कुल बीच से आधा मोड़ा जाए तो जो सबसे लंबी और स्पष्ट क्रीज बनेगी वही व्यास है। और त्रिज्या हमेशा इस व्यास की ठीक आधी होती है। तो अगर किसी सवाल में व्यास 10 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या स्वतः ही 5 सेंटीमीटर हो जाती है। यह बहुत ही बुनियादी बात है, लेकिन परीक्षा के दबाव में लोग अक्सर व्यास और त्रिज्या के बीच गुणा भाग में गलती कर देते हैं। बिल्कुल। अब हम इस गहरी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, जहां स्रोत सामग्री में कुछ बहुत ही दिलचस्प ट्रैप्स या जाल का जिक्र है, जिनमें परीक्षार्थी अक्सर फंस जाते हैं। पहला ट्रैप एक बहुत ही आम सवाल है, क्या एक वर्ग एक आयत है? और इसका उत्तर सुनकर कई लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उत्तर है हाँ। यह ज्यामिति का एक बहुत ही क्लासिक सवाल है। इसे ऐसे समझना चाहिए कि आयत होने की शर्तें क्या हैं। विपरीत किनारे समान और समानांतर होने चाहिए और हर कोण 90 डिग्री होना चाहिए। एक वर्ग इन सभी शर्तों को पूरी तरह से संतुष्ट करता है। वर्ग असल में एक बहुत ही विशेष प्रकार का आयत है, जिसकी बस एक अतिरिक्त खूबी है कि उसके चारों किनारे समान होते हैं। इसलिए हर वर्ग एक आयत होता है, लेकिन हर आयत वर्ग नहीं होता। ये एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी नियम है। और एक आखिरी शॉर्टकट जो नोट्स में दिया गया है वो है एलिमिनेशन ट्रिक या विकल्पों को हटाने की प्रक्रिया। अगर परीक्षा में कोई ऐसा आकार दिया गया है जिसमें कोई कोना नहीं है, कोई भी धार नहीं है, तो बिना कुछ सोचे ये समझ लेना चाहिए कि वो या तो गोला है, बेलन है या शंकु है। ऐसे में विकल्पों में दिए गए बहुफलकों या प्रिज्म के नामों को तुरंत हटा देना चाहिए। इसके अलावा एक और आम गलती जो लोग करते हैं वो है विकर्ण और व्यास के बीच भ्रमित होना।
विकर्ण हमेशा बहुभुजों के विपरीत कोनों को जोड़ने वाली रेखा होती है। जबकि व्यास हमेशा गोल आकृतियों यानी वृत्तों से जुड़ा होता है। इन दोनों तकनीकी शब्दों को आपस में मिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि सवाल पढ़ते समय एक गलत शब्द पूरे समीकरण को बिगाड़ सकता है। ये एलिमिनेशन ट्रिक तो सच में परीक्षा में समय बचाने का अचूक हथियार है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ज्योमेट्री केवल कागज पर खींची गई कुछ रेखाएं या रटने वाले उबाऊ सूत्र नहीं है। ये हमारे आसपास के निर्माण, वास्तुकला और संरचनाओं का डीएनए है। चाहे वो कुतुब मीनार जैसी इमारत का छिन्नक हो, यूलर के सूत्र का जादुई गणित हो, या फिर विशाल पुलों को स्थिर रखने वाले छोटे छोटे त्रिभुज हों, इन ज्यामितीय नियमों ने हमारी दुनिया को सचमुच एक आकार दिया है। बिल्कुल। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले क्या आप कोई अंतिम विचार साझा करना चाहेंगी? हाँ, मैं स्रोत सामग्री पर आधारित एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। आज हमने रिजिडिटी के नियम में देखा कि हमारी 3D दुनिया की सबसे स्थिर और मजबूत संरचनाओं का आधार असल में एक 2D आकार यानी त्रिभुज है। एक आयाम कम होने के बावजूद वो 2D आकार एक उच्च 3D आयाम को पूरी स्थिरता प्रदान कर रहा है। तो जरा इस पर गहराई से विचार कीजिए। अगर 2D त्रिभुज हमारे 3D पुलों और इमारतों को स्थिरता दे सकता है, तो गणितीय रूप से 4 आयामी दुनिया को स्थिर रखने के लिए किस 3D आकार की आवश्यकता होगी? क्या हमारा 3D पिरामिड किसी उच्च और अदृश्य आयाम की नींव हो सकता है? ये सच में एक ऐसा सवाल है जो दिमाग के कई बंद दरवाजे खोल देता है। अगर आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।